नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 9 अक्टूबर के डेली न्यूज एनालिसिस और साइंस एंड टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। हर दिन द हिंदू एडिटोरियल आता है। आज द हिंदू एडिटोरियल इसलिए नहीं क्योंकि संडे को हिंदू में छपता नहीं एडिटोरियल, बट साइंस एंड टेक की बहुत सी अच्छी न्यूज़ है आज। जैसे कि चंद्रयान 2 किस प्रकार से मून की सरफेस पे सोडियम के कंटेंट को ढूंढेगा, एक्सप्लोर करेगा, इसके बारे में एक न्यूज़ है। फिर इंडिया में कैसे हीट वेव की अर्ली वार्निंग के लिए जो सिस्टम्स है हमने जबरदस्त तरीके से इंप्रूव किए, इसके बारे में एक आर्टिकल है। क्लिक केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में अभी नोबेल प्राइज दिया गया हो। जैसे आप एयरप्लेन में बैठे हो तो जब आप अपनी सीट बेल्ट बांधते हो तो एकदम से दो खांचे फट से क्लिक होकर बंद जाते हैं, तो कुछ इस प्रकार से अलग अलग सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स या एटम्स एक प्रकार से कैसे क्लिक करेंगे, इसके लिए ओवरऑल बहुत सारे केमिस्ट लगातार लगे रहते हैं। उसके लिए उनको केमिस्ट्री में नोबेल पीस प्राइज दिया हुआ है, इसको देखेंगे। और पैलियोजीनोमिक्स से रिलेटेड जो नोबेल पीस प्राइज है इसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो मैंने इन आर्टिकल्स को करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं कवर किया है, यहां पे थोड़ा और डिटेल में साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। फिर करंट अफेयर्स में देखा जाए तो एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक आने वाले इनके, आपको पता है शिवसेना दो भागों में बढ़ गई है। एक को लीड कर रहे हैं शिंदे साहब, दूसरे को लीड कर रहे हैं उद्धव ठाकरे साहब। अब बाईपोल होने वाले हैं अंधेरी में, तो इस बाईपोल के लिए जो रिजर्व्ड शिवसेना का नाम है और इलेक्शन सिंबल है, इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते दोनों फैक्शन। इस पर्टिकुलर न्यूज को समझेंगे। फिर बकरवाल्स का नाम आपने सुना होगा। जेएंडके के अंदर जब ठंडी पड़ती तो बहुत ज्यादा ठंडे टेम्परेचर हो जाते हैं अपर रीचेस में, तो नीचे प्लेन्स में आ जाते हैं अपने लाइफ स्टॉक को लेके बकरवाल्स, और फिर गर्मियों के समय पे फिर से अपर रीचेस में चले जाते हैं। तो आने जाने में जो नुकसान होता था जानवरों का, आदमियों का, एक्सीडेंट हो जाते थे, उसको रोकने के लिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी की मदद से इनकी मदद की जा रही सरकार के द्वारा, इसको देखेंगे। फिर जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो फिर से बोल रही है कि कश्मीर में यूनाइटेड नेशंस का रोल होना चाहिए। इस बात को लेकर इंडिया ने प्रोटेस्ट सबमिट किया, इसको देखेंगे। मनरेगा की अटेंडेंस से रिलेटेड एक करंट अफेयर्स का अपडेट है, इसको मैं आपको बताऊंगा। और क्रीमियन ब्रिज को उड़ा दिया गया, इसका एक सेक्शन यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया, इसके बारे में मैंने कल डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी। आज भी इस टॉपिक को थोड़ा मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, अप इन द एयर। अप इन द एयर मतलब जो अभी एग्जिस्टिंग है, रिजॉल्व नहीं हुआ है, अनसेटल्ड है, अनरिजॉल्व है, समझ गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ डिसीजन और सिचुएशन इज अप इन द एयर, मतलब ये सिचुएशन, ये डिसीजन अभी पेंडिंग है, अभी उसके ऊपर फाइनली कुछ डिसाइड नहीं हुआ। वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन दोस्तों, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे दिया हुआ है। सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प कर सकते हैं। तो पहली न्यूज, जीएस पेपर 2 इलेक्शंस जुडिशरी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि शिवसेना के दोनों फैक्शन, एक जो शिंदे साहब लीड करते हैं, दूसरा जो ठाकरे साहब लीड करते हैं, अभी क्या है कि अंधेरी ईस्ट में बाई इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इन बाई इलेक्शंस में ना उद्धव ठाकरे साहब का फैक्शन और ना ही एकनाथ शिंदे का फैक्शन शिवसेना का नाम इस्तेमाल करेगा, ना ही शिवसेना का ये जो इलेक्शन सिंबल है इसको इस्तेमाल करेगा। तो अब क्या करेंगे कि दोनों, अभी क्या है कि एक्चुअली में शिवसेना कौन से फैक्शन को बिलोंग करती है, इस बात को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पेरूज कर रहा है। तो पेंडिंग ऑफ फाइनल डिसीजन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यहां पे अब बाई इलेक्शन तो कंडक्ट करवाना ही है अंधेरी ईस्ट में। तो इस बाई इलेक्शन में शिवसेना का फैक्शन और उद्धव ठाकरे का फैक्शन अलग अलग नाम इस्तेमाल करेंगे और अलग अलग सिंबल्स इस्तेमाल करेंगे। वो कौन से सिंबल इस्तेमाल होंगे, तो भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास एक फ्री सिंबल की लिस्ट होती है, उसमें से चुन सकते हैं फैक्शन अपने अलग अलग सिंबल। क्योंकि ओरिजिनली शिवसेना को कौन सा फैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बात पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी डिसीजन ले नहीं पाया। तो नए सिंबल के रिस्पेक्ट में उद्धव ठाकरे साहब का जो ग्रुप है उसने मेज गदा को चुना है, लॉयन फेस और एलिफेंट फेस को भी शॉर्टलिस्ट किया है। एकनाथ शिंदे साहब के फैक्शन ने स्वॉर्ड तलवार को चुना। ठीक है, एकनाथ शिंदे साहब के फैक्शन की तरफ से मोस्ट प्रॉब्ली बीजेपी का कैंडिडेट अंधेरी ईस्ट में फील्ड होगा, और उद्धव ठाकरे जी की तरफ से ऑब्वियस सी बात है इनके किसी पार्टी का, शिवसेना का या फिर कांग्रेस का, आप कह लो, एक कैंडिडेट यहां पे फील्ड किया जाएगा। समझ गए। अब यहां पे हमें समझना क्या जरूरत है, इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। इस पर्टिकुलर ऑर्डर के थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ताकत मिलती है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी को कौन सा सिंबल अलॉट होगा इसको डिसाइड कर सकते हैं। देखिए क्या सिंबल्स क्यों अलॉट किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी को। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारी देश की एक बड़ी आबादी इलिटरेट थी, आज भी इलिटरेट है। तो पार्टी कैंडिडेट्स के नाम और ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, ये कभी कभी हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर वोट डालने वाले के लिए पॉसिबल ना हो समझना, इसलिए सिंबल बना दिए जाते हैं। तो हाथ है, कमल का फूल है, ये कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएटेड है। तो कोई बिना पढ़ा लिखा इंसान इन सिंबल्स को देख के समझ सकता है कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट कर रहा है। समझ गया। 1968 में ये इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर आया था। इस पर्टिकुलर ऑर्डर के थ्रू
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह ताकत मिल गई है कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करेगा वो, और उसके बाद उनको सिंबल्स एलोकेट करेगा। ठीक है भाई। वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कुछ और ताकतें मिली हैं इस ऑर्डर के थ्रू। किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करना, उसकी पोल परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन देना या स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन देना, यह सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। पार्टी सिंबल देखिए, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी डेजिग्नेट होती है या स्टेट पार्टी डेजिग्नेट होती है तो उसके कुछ फायदे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका खुद का इलेक्शन सिंबल आपका बनाया हुआ, फिर जो दूरदर्शन जैसे टेलीविजन चैनल्स होते हैं, पब्लिक पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट होते हैं जो स्टेट फंडेड टेलीविजन चैनल्स पे, उसमें थोड़ा समय दिया जाता है। रेडियो स्टेशंस में पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट के लिए समय दिया जाता है, नेशनल और स्टेट पॉलिसीज को। समझ गए? इलेक्टोरल रोल्स का एक्सेस दिया जाता है इन पॉलिटिकल पार्टीज को जो कि नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा जिनको प्राप्त है, और उनका एक एक्सक्लूसिव सिंबल होता है जो किसी और को नहीं दिया जा सकता। ये सारे फायदे एक रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी को नहीं मिलते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन होने के बाद पार्टी रिकॉग्नाइज हो गई एज अ नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी, उसके अपने अलग अलग कुछ क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज हैं जो कि मैंने अपनी लक्ष्मीकांत की बुक में बहुत डिटेल में आपको पढ़ा रखा। तो ये सारा काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उसकी ताकत कहां से मिलती है? इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 से। इस पर्टिकुलर ऑर्डर के पैराग्राफ 15 को आप पढ़ोगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये ताकत है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर राइवल ग्रुप्स बन गए हैं तो कौन सा राइवल ग्रुप एक्चुअली में उस पॉलिटिकल पार्टी को क्लेम करता है, ये डिसाइड कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। स्प्लिट्स मर्जर को रिकॉग्नाइज कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा अंडर दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। इससे पहले जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह डिसीजन लिया है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर फैक्शन बन गए तो कौन सा फैक्शन उस पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, तो ज्यादातर डिसीजन इस बेसिस पे हुए हैं कि ज्यादातर एमएलएस, एमपीज, बड़े बड़े दिग्गज नेता, ज्यादातर कार्यकर्ता जिस फैक्शन को सपोर्ट कर रहे होंगे वही फैक्शन रिप्रेजेंटेटिव होगा उस पॉलिटिकल पार्टी का। और अगर कोई स्प्लिंटर ग्रुप है जो इस पॉलिटिकल पार्टी से टूट के अलग हो रहा है तो वो अलग से अपनी नई पार्टी रजिस्टर करेगा, एक नया सिंबल लेगा और अलग से पोल में लड़ाई करेगा, और जिस प्रकार से भी वो इलेक्शन में जीतेगा उसको नेशनल या स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। अगली न्यूज, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। टेक्नोलॉजी ईजेस पाथ फॉर द वेरी नोमैड्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की नोमैडिक कम्युनिटी गुजर्स एंड बकरवाल, हर साल का इनका आप कह लो ये मतलब पैटर्न होता है कि सर्दियों के समय पे ये नीचे प्लेन्स में आ जाते हैं, और जब गर्मियों का समय आने वाला होता है तो ये प्लेन्स से ऊपर पहाड़ों में चले जाते हैं। इसको बोला जाता है सीजनल माइग्रेशन, और ये कई सालों से ऐसा कर रहे हैं। अब इस सीजनल माइग्रेशन के समय कई बार इनकी कैटल की मृत्यु हो जाती है, कई बार इनकी फैमिली मेंबर्स का एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। रास्ते में बहुत से हार्डशिप्स हैं, कहीं खाना मिला, कहीं नहीं मिला, बहुत ठंडी पड़ रही है। तो इनकी हार्डशिप्स को कम करने के लिए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस के थ्रू और नई ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के थ्रू ओवरऑल ये डिस्टेंस को कम समय में पूरा कर ले, ज्यादा सेफली पूरा कर ले, इसके लिए बहुत से इंतजाम किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। जम्मू एंड कश्मीर के ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने ऐसी 98,000 फैमिलीज को सर्वे किया, इनके रूट्स को मैप किया है, इनकी ट्रांजिट लोकेशंस को मैप किया है, और टेक्नोलॉजी की मदद से इनकी इस जर्नी को, आर्डस जर्नी को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले क्या है कि जब ओवरऑल अपर रीचर्स से आप नीचे प्लेन में जा रहे हो या प्लेन से अपर रीचर्स में जा रहे हो तो रास्ते में बहुत सारे ट्रांजिट पॉइंट्स आते हैं, बहुत सारे चेक पॉइंट्स आते हैं। उन चेक पॉइंट्स को क्रॉस करने के लिए आपको एनुअल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की परमिशन लेनी पड़ती थी माइग्रेशन के लिए। अब क्या है कि स्मार्ट कार्ड दिया जा रहा है। एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जो कि अगले 3 महीने में 10,000 फैमिलीज को टारगेट करेगा। तो इन फैमिलीज को स्मार्ट कार्ड दे दिए जाएंगे, बस उस स्मार्ट कार्ड को दिखा के किसी और एनओसी को या फिर परमिट को दिखाने की जरूरत नहीं है। ये किसने बताया? तो डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब ने बताया, जो कि सेक्रेटरी हैं ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर में। फिर रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से हर डिस्ट्रिक्ट में पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अलग अलग इलाकों में रहने वाली गुजर्स और बकरवाल कम्युनिटी कौन से रूट को फॉलो कर रही हैं, उन रूट्स को मैप करना, उनके माइग्रेशन पैटर्न को समझना, किस पार्ट ऑफ द ईयर और किस टाइम ऑफ द डे में ट्रेवल करते हैं इसको समझना, कितने समय तक ये हाईवेज में रहते हैं, कितने समय तक प्लेन्स में रहते हैं, कितने समय तक पहाड़ों में, जंगल में रहते हैं, इन सब चीजों को मैप करना। फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क की मदद से इनको जोड़ना, समय समय पे रेडियो मैसेजिंग के थ्रू आसपास की पुलिस चौकी और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल्स में इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि हाँ भाई एक जत्था यहाँ पे गुजर बकरवाल का पहुंच चुका है, इसको दूसरी जगह पे ड्रॉप कर दो।
तो इन सब चीजों से जो इनकी जर्नी है एक तो वो कम हो जाएगी, क्योंकि एक साइड एंड टू एंड जर्नी के 45 से 40 दिन लगते हैं। तो अगर सरकार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सेंसस ऑपरेशन डिपार्टमेंट से मिलकर यहां पे काम करेगा तो ये जर्नी इन लोगों के लिए काफी आसान हो जाएगी। तो ओवरऑल मल्टीपल परमिशन रिजीम की जगह स्मार्ट कार्ड्स लेके आए जा रहे हैं, एक यूनिफाइड सेंट्रल डाटाबेस बनाया जा रहा है सारे ऑर्गेनाइजेशंस का, ताकि हैसल फ्री मूवमेंट हो सके इन फैमिलीज का, ये जो बाई एनुअल वर्टिकल माइग्रेशन करते हैं इसमें। इस स्मार्ट कार्ड में इन फैमिलीज के डेमोग्राफिक डिटेल्स होंगे, ट्रांजिट रूट्स होंगे, ओरिजिन प्लेस होगा, डेस्टिनेशन होगा और भी दूसरे वाइटल स्टैटिस्टिक्स होंगे। ये जो प्रैक्टिस ये करते हैं गुजर बकरवाल, इसको आप बोलते हो ट्रांस ह्यूमंस। दिस रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मूविंग एनिमल्स टू डिफरेंट फील्ड्स इन डिफरेंट सीजन्स। अब एनिमल्स अकेले तो जाएंगे नहीं, तो उसके साथ इंसानों को भी जाना पड़ेगा। अब अगर सड़क पे चल रहे हो, हाईवे पे चल रहे हो, तो केवल जानवरों का एक्सीडेंट नहीं हो सकता, इंसानों का भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो पहला सर्वे कंडक्ट कराया गया यहाँ पे ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के द्वारा ट्रांस ह्यूमंस पे 2022 में, और ओवरऑल ये पता किया गया कि 98,000 ऐसी फैमिलीज हैं जो बाई एनुअल वर्टिकल माइग्रेशन करती हैं जम्मू एंड कश्मीर में। 12,000 के लगभग फैमिलीज मुगल रोड और श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को यूज करती हैं, और नेशनल हाईवे से चलेंगे, उसी में लगता है ट्रैफिक भी चल रहा है, ट्रैफिक से टकरा गया, एक्सीडेंट हो गया, जान चली गई। जर्नी वैसे भी 30 से 45 दिन चलती है, तो रास्ते में पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, तो बहुत से जानवर मर गए, एक्सीडेंट से टकराने की वजह से मर गए। तो क्या हुआ कि भाई 100 लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स को डिप्लॉय किया गया, 50 ट्रक्स को लेके आया गया, डेप्यूटी कमिश्नर्स को ऑथराइज किया गया कि भाई व्हीकल्स को हायर कर लो, और ये जो हाईवे और रोड्स पे जर्नी हो रही है इन गुजर बकरवाल की, इनको व्हीकल पे चढ़ा के जर्नी कर दो। तो छोटे लाइट कॉमर्शियल व्हीकल में लोगों को बैठा लिया, ट्रकों में जानवरों को चढ़ा दिया, पॉइंट टू पॉइंट ड्रॉप किया, जहां पे ड्रॉप किया वहां पे जानवर उतार दिए, लोगों को उतार दिया। तो कम समय में ज्यादा जर्नी पूरी हो गई, एक्सीडेंट का भी खतरा कम हो गया। समझ गए? तो अभी के लिए माइग्रेशन रूट्स में जो 13 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं वहां पे सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। तो कश्मीर से ख्वास और बुधाल इन रजौरी जाने वाले यात्रियों को, अखनूर जम्मू जाने वाले यात्रियों को, मेंधार नाम की जगह है जो पूंछ में, और सांबा में जो मनसर नाम की जगह है वहां पे जाने वाले गुज्जर्स और बकरवाल्स को बीच में पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं, ताकि ट्रेवल टाइम कम हो जाए, खाने पीने की प्रॉब्लम इनको रास्ते में ना हो, और ओवरऑल नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये वल्नरेबल ना रहे, और हाईवे पे बिना मतलब का जाम भी ना लगे। समझ गए? तो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट यहाँ पे एक आउटरीच कर रहा है उन लोगों को जो कि ढोक्स मड हटमेंट्स में रहते हैं, अपर रीजन्स में, चूंकि यही लोग ज्यादातर अपने जानवरों को लेके नीचे प्लेन इलाकों में आते हैं। बहुत सारे हेल्प डेस्क इनके लिए रास्ते में लगाए गए ताकि अगर इनको मदद की जरूरत हो तो ये इमरजेंसी बेसिस पे मदद मांग सके। तो ये एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में लोगों के प्रति आउटरीच बनाने का, क्योंकि गुजर और बकरवाल्स वल्नरेबल कम्युनिटीज मानी जाती हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स मानी जाती हैं, इन तक सरकारी मदद नहीं पहुंच रही है ऐसा बोला जाता है। तो सरकार ने बोला कि नहीं भाई, हम इनके प्रति आउटरीच रखेंगे, इनकी मदद करेंगे, एंड दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक अ चेंज ऑन द ग्राउंड। फिर अगला जीएस पेपर 2, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन डेवलप्ड कंट्रीज ओवर आवर इंटरेस्ट। बेसिकली अभी जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर है एनालेना बैरबॉक, इन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होस्ट की। एक जर्नलिस्ट ने इनसे सवाल पूछ दिया जम्मू एंड कश्मीर को लेके कि भाई ये जो इंडिया में जो जम्मू एंड कश्मीर है, देखिए जम्मू एंड कश्मीर 2 भागों में बटा हुआ, आपको पता है इस समय पे, वैसे तो पूरा इंडिया का है बट पाकिस्तान ने इलीगल कब्जा कर रखा है। तो जो भी इंडिया के पास जम्मू एंड कश्मीर है उसको अक्सर कर पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर है, वो इंटरनेशनल फोरम्स और प्लेटफॉर्म्स पे उठाते रहते हैं। तो फिर से ही हुआ, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने बॉन में मीटिंग की जर्मन की फॉरेन मिनिस्टर एनालिना बैरबॉक के साथ, और क्वेश्चन पूछ दिया गया कि भाई जो इंडियन साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर आप क्या बोलोगे। तो यहां पे मिनिस्टर साहिबा क्या बोल रही हैं कि भाई जम्मू एंड कश्मीर की प्रॉब्लम्स को यूनाइटेड नेशंस के इंटरवेंशन से सॉल्व किया जा सकता है। मतलब यूनाइटेड नेशंस को यहां पे मौका मिलना चाहिए इंटरवीन करने का, इंडिया पाकिस्तान के बीच में मांडवली करने का। पाकिस्तान को पता है क्या लगता है? पाकिस्तान को यह लगता है कि हम यूनाइटेड नेशंस को इंटरवीन करेंगे तो कल की डेट में यूनाइटेड नेशंस फाइनली यही डिसीजन देगा कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर में रेफरेंडम कंडक्ट कर दो, और इस रेफरेंडम में लोग जिसके फेवर में वोट डालेंगे उसके पास चला जाएगा कश्मीर। पाकिस्तान की ये चाल रहती है। इंडिया ने साफ साफ बोल रखा है, शिमला एग्रीमेंट हुआ 1972 का। इस शिमला एग्रीमेंट के बाद इंडिया पाकिस्तान ने बोला कि जो कश्मीर का मुद्दा है दिस इज अ बायलैटरल इशू, और इस बायलैटरल इशू में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। अब उस समय पे तो 1971 में जंग हारा था, बांग्लादेश अलग हो चुका था, पाकिस्तान कमजोर था, तो इनके लीडर्स ने एग्रीमेंट साइन कर लिया।
लेकिन उसके बाद से अपने ही प्रोमिसेस से पीछे खिसकते रहते हैं पाकिस्तानी। बार बार पाकिस्तानी यूनाइटेड नेशंस को बुलाने की कोशिश करते हैं, जबकि शिमला एग्रीमेंट 1972 में वो खुद बोल चुके हैं कि जम्मू एंड कश्मीर इज अ बायलैटरल मूव, बट उसके बावजूद जगह जगह जाके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान उठाता रहता है। और यूएन जनरल सेक्रेटरी और जो भी यूएन के बाकी रिप्रेजेंटेटिव हैं, डेवलप्ड कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव, वो क्या बोलते रहते हैं कि हाँ भाई हमें तो यहाँ पे डिस्कशन करना चाहिए। इससे पहले भी एक बार कि जो एनालीना बेयरबॉक, जो कि जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर है, पाकिस्तान गई थी और पाकिस्तान में जाके उन्होंने बोला था कि भाई कश्मीर के मुद्दे में तो यूनाइटेड नेशंस का रोल होना चाहिए। इसको उस समय पे इंडिया ने कुछ बोला नहीं था, लेकिन इस समय पे इंडिया ने यहां पे रिस्पॉन्स दिया है इनकी बातों का। कि जो फॉरेन मिनिस्टर एनालीना बेयरबॉक है, ये जो कह रही है कि यूनाइटेड नेशंस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कश्मीर मुद्दे में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला कि ऐसा बोल के आप विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म के साथ ग्रेव इनजस्टिस कर रही हैं। क्या है, बेयरबॉक ने यह बोल दिया कि फरवरी 2021 में जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ उसकी हम तारीफ करते हैं, कश्मीर में एक प्रॉपर पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, इसके लिए यूएन का इंटरवेंशन होना चाहिए। तो अगर जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर ऐसा बोल रही है, मतलब ये जर्मनी का ऑफिशियल स्टांस है। देखिए क्या बोल रही है, जर्मनी हैज अ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिगार्ड टू द सिचुएशन ऑफ कश्मीर, देयरफॉर वी सपोर्ट इंटेंसिवली द एंगेजमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस टू फाइंड पीसफुल सॉल्यूशंस इन द रीजन। फिर आगे देखिए क्या बोल रही है, देयर आर टेंशंस, सो वी इनकरेज पाकिस्तान एंड वी इनकरेज इंडिया टू फॉलो द ट्रैक ऑफ सीज फायर, टू फॉलो द ट्रैक ऑफ यूनाइटेड नेशंस, टू इंटेंसिफाई द पॉलिटिकल डायलॉग एंड ऑल्सो पॉलिटिकल एंड प्रैक्टिकल कॉपरेशन। और इस पॉलिटिकल डायलॉग अगर यूएन इन्वॉल्व होता है तो इसका एंड पॉइंट यही होगा कि कश्मीर में रेफरेंडम करा दो, और लोग जिसके फेवर में रेफरेंडम कर देंगे उसका कश्मीर हो जाएगा, और पाकिस्तान यही चाहता है और इंडिया इस चाल को जानता है। इंडिया ने मना कर दिया, हम नहीं मानते इसको। अब समझिए, हमारे जो एमईए के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची साहब, उन्होंने बोला है कि भाई ग्लोबल कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबल तरीके से कमेंट देना चाहिए। अगर आप सच में किसी चीज के खिलाफ कमेंट दे रहे हो तो आप इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ कमेंट दो। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अगेंस्ट जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं ज्यादातर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हैं। पाकिस्तान पीओके में टेरर ग्रुप्स प्रोलिफरेट होते हैं और उसके बाद वो जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के अंदर बवाल और इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश करते हैं। 26/11 मुंबई अटैक्स पाकिस्तान ने कंडक्ट करवाया, पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ने किए थे। तो पाकिस्तान इज अ ग्लोबल हॉटबेड ऑफ टेररिज्म, और ये टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं इंडिया के अंदर इंस्टेबिलिटी लाने के लिए। तो जब ये बात जग जाहिर है, तब कैसे जर्मनी का फॉरेन मिनिस्टर या कोई दूसरा लीडर ये बोल सकता है कि यूएन डेजिग्नेटेड आप यहां पे डिस्कशन करिए, जब आप जानते हैं कि पाकिस्तान से टेररिज्म ओरिजिनेट हो रहा है। तो अगर आप ऐसा बोलते हैं कि यूएन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए, इसका मतलब यह है कि जितने भी लोगों की टेररिज्म की वजह से जान गई है, उनकी जान की कोई कीमत नहीं बची। पाकिस्तान का एजेंडा क्या है कि पाकिस्तान को विक्टिम की तरह दिखाओ और इंडिया को एक्यूज्ड की तरह दिखाओ। बुस्टर भुट्टो क्या बोल रहे हैं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, पीस इन साउथ एशिया इज नॉट पॉसिबल विदाउट पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट। पीसफुल रेजोल्यूशन कहां कर रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान तो आए दिन टेररिस्ट भेजता रहता है कश्मीर वैली में इन अकॉर्डेंस विद यूएन रेजोल्यूशन। मतलब पाकिस्तान यूएन रेजोल्यूशन लेके आना चाहता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जबकि वो खुद आतंकवादी भेजते रहते हैं कश्मीर वैली में इनस्टेबिलिटी फैलाने के लिए। तो यहां पे जर्मनी के एम्बेसडर के स्टेटमेंट्स को इंडिया क्रिटिसाइज कर रहा है। अब ये बातें देखिए चलती रहती हैं। पाकिस्तान तो ऑब्वियस सी बात है यूएन स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन लाना चाहेगा, यूनाइटेड नेशंस का इंटरवेंशन चाहेगा कश्मीर में। इंडिया हमेशा बोलता है कि बायलैटरल मुद्दा है। ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझना चाहिए ना कि वो बार बार कश्मीर के मुद्दे को पॉइंट आउट ना करें, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझ में नहीं आता। अब ये बेबलॉक करके जो जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये फिर से बकवास करने लगी कि कश्मीर में तो यूएन का इंटरवेंशन होना चाहिए। अरे भाई, आप इंटरवेंशन करके क्या कर लोगे? तुम अपना ही रास्ता संभाल लो पहले यूक्रेन वॉर का। फिर अभी रिसेंटली हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब बारामुल्ला कश्मीर में गए थे। इन्होंने बोला था कि हम कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, हम ओवरऑल सिर्फ कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत करेंगे। फिर अभी रिसेंटली यूएस के जो एम्बेसडर थे पाकिस्तान के अंदर, वो पहुंच गए मुजफ्फराबाद में और वहां पे उसको जाके बोला आजाद जम्मू एंड कश्मीर। इस बात को लेके भी इंडिया ने प्रोटेस्ट जाहिर किया था, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई। तो ये मुद्दा देखिए हमेशा से आता रहा है, हमेशा से आता रहेगा। इस प्रकार की न्यूज़ का अब ज़्यादा वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इससे इंडिया की हार्ड पावर थोड़ी सी इफेक्ट होती है कि इंडिया जैसी कंट्री के साथ अच्छे रिश्ते होने के बाद भी जर्मनी जैसी कंट्री पाकिस्तान की फेवर में बात कर रहा है,
क्योंकि अगर आप यूएन मीडिएशन की बात करते हो मतलब आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो और इंडिया के अगेंस्ट जा रहे हो, और इकोनॉमिकली तो जर्मनी के लिए इंडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के रिस्पेक्ट में जरूर एक हार है कि जर्मनी क्यों ओपनली इंडिया के अगेंस्ट बोल रहा है। इंडिया तो वैसे भी यहां पे यूनाइटेड नेशंस को आने नहीं देगा बीच में, ये सबको पता है। बट बार बार अगर जर्मनी के रिप्रेजेंटेटिव या किसी और यूरोपियन वेस्टर्न कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव ऐसा बोलेंगे तो दैट इज डेफिनेटली अ डिफीट फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी। और एक्चुअली में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जर्मनी, यूरोप, यूएस, ये जो कंट्रीज हैं ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड है इंडिया से यूक्रेन वॉर को लेके। रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया के अगेंस्ट स्टैंड इंडिया ले नहीं रहा। इंडिया का स्टैंड यहां पे बहुत जरूरी हो जाता है रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने के लिए। अब चूंकि इंडिया वेस्टर्न पावर्स के सामने बकल डाउन नहीं कर रहा है तो अलग अलग प्रकार से ये वेस्टर्न पावर्स इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं, और दिस इज वन ऑफ दोस मोड्स ऑफ प्रेशर मेकिंग। फिर आ जाते हैं जीएस पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इश्यूज अराइजिंग इन इट्स इंप्लीमेंटेशन। क्लीन स्वाइप फॉर मनरेगा अटेंडेंस ऐप ओनली इन 8 स्टेट्स। देखिए, केंद्र की सरकार ने रिसेंटली 5-6 महीने पहले एक ऑर्डर निकाला था कि मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंदर जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी को रिलीज करने से पहले ये जो गवर्नमेंट मोबाइल एप्लीकेशन है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, इसके ऊपर अटेंडेंस लगेगी। तो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर कोई भी मनरेगा साइट जहां पे 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी ऑनलाइन फोटो, जियो टैगिंग वगैरह होगी, जिससे उनकी ऑनलाइन अटेंडेंस लगेगी। ये ऑनलाइन अटेंडेंस इस पर्टिकुलर ऐप के थ्रू केंद्र की सरकार के पास पहुंचेगी और तब केंद्र की सरकार यहां पे पैसा रिलीज करेगी। ठीक है भाई, अब ये ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम पैन इंडिया इंप्लीमेंट कर दिया गया है। कहां कहां पे ये बहुत इफेक्टिव तरीके से चल रहा है, तो 3 ऐसे राज्य जहां पे जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया है इस ऐप अटेंडेंस सिस्टम ने, तमिलनाडु, उड़ीसा और आसाम। अगर आप सितंबर का डाटा उठा के देखो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रूरल डेवलपमेंट का, तो 8 स्टेट्स हैं जहां पे 90% से ज्यादा ऐप यूजेज नजर आया। आसाम में 93.42%, उड़ीसा में 92%, तमिलनाडु में 93%। उसके बाद आता है कर्नाटका नंबर 92%, केरला 91.5%, त्रिपुरा 91%, उत्तराखंड 91%, पुदुचेरी 99%। अब पुदुचेरी क्या है, यूनियन टेरिटरी है, नो डाउट वहां पे नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम का इंप्लीमेंटेशन ज्यादा है, बट केवल 774 मनरेगा साइट्स हैं पुडुचेरी के अंदर। छोटा सा है पुडुचेरी, तो पुडुचेरी में इसलिए 99% अटेंडेंस है। बट तमिलनाडु, उड़ीसा, आसाम, कर्नाटका, केरला, ये बड़े स्टेट्स हैं, हजारों की तादाद में यहाँ पे मनरेगा साइट्स है, तो यहाँ पे 90% से ज्यादा अटेंडेंस होना अच्छी बात है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इन 8 जगहों पे 90% से ज्यादा अटेंडेंस है, बट कुछ 8-10% लोग ऐसे तो है ना जो कवर नहीं हो रहे, उनकी प्लाइट को कौन सुनेगा? क्योंकि ये पर्टिकुलर स्कीम ऐसी है कि 100% एफिशिएंसी होनी चाहिए। क्योंकि 10 वर्कर्स भी ऐसे हैं जो 15-20 दिन से काम कर रहे हैं, उनको डेली मेहनताना ना मिल पाए, आप सोचिए उनका क्या मेंटल इंपैक्ट पड़ेगा। आप जस्ट खुद अपने आप को 1 सेकंड के लिए दोस्तों इस सिचुएशन में रखो। मान लो मेरे पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, बिल्कुल मजबूरी है, खाने के लाले अनाज नहीं मिल रहा, तो आपको लगेगा चलो यार मनरेगा में चल के एक दिन काम कर लेते हैं, 300 रुपए की दिहाड़ी मिल जाएगी, आप पूरे दिन काम करो और आपको आपकी 300 रुपए की दिहाड़ी ना मिले, आपको कैसा लगेगा? तो आप समझ सकते हो कि इस पर्टिकुलर ऐप अटेंडेंस सिस्टम का एफिशिएंटली काम करना क्यों जरूरी है। ठीक है, अच्छा, इन 8 स्टेट के अलावा तो हालात बहुत ही खराब है। अगर आप देखो तो 9 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहां पे ऐप का यूजेज 50% से भी कम है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गोवा, नागालैंड, अंडमान निकोबार एंड जम्मू एंड कश्मीर, यहां पे तो 50% से कम यूजेज है। गोवा, नागालैंड में तो एनएमएस का इस्तेमाल ही शुरू नहीं हुआ, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम का, कोई ऐप अटेंडेंस हो ही नहीं रही वहां पे। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को 21 मई 2021 में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने जब पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था ताकि मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अटेंडेंस वगैरह लगाई जाए। तो जो भी सुपरवाइजर होगा उस पर्टिकुलर साइट का, वो जियो टैग फोटोग्राफ्स भेजेगा। ग्राउंड लेवल पे बहुत से सुपरवाइजर को प्रॉब्लम आ गई। सुपरवाइजर बोल रहे हैं कि हमें फोन के लिए तो कोई अलाउंस दिया नहीं, हम अपने पर्सनल फोन पे ये काम क्यों करें, सबकी फोटो खींच के अपलोड करते फिरे, हमारे मोबाइल डाटा के लिए हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार के भी बहुत से इश्यूज उस समय पे उठ के आए थे। फिर केंद्र की सरकार कई बार बहुत सी राज्य की सरकारों को मनरेगा फंड इशू नहीं करती। केंद्र की सरकार का यह बोलना है कि राज्य की सरकारें मनरेगा फंड में घपला करती हैं, इसलिए हमें तो यह पता करना है कि भाई सही तरीके से फंड इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए हम ऐप लेके आए हैं। अब देखिए, आंध्र प्रदेश वन ऑफ द लार्जेस्ट मनरेगा वर्कफोर्स को सपोर्ट करता है। यहां पे ये ऐप केवल 21.48% लोगों द्वारा इस्तेमाल किया गया, मतलब 92,000 वर्क साइट्स में से केवल 21.48% वर्क साइट्स पे एनएमएमएस ऐप इस्तेमाल किया गया। अगस्त में नंबर केवल 9.56% था आंध्र प्रदेश में, सितंबर में 21.48%, बहुत कम है। उत्तर प्रदेश भी आप कह सकते हो एक ऐसा स्टेट है
जहां पे बहुत सारे मनरेगा फंड्स एलोकेट होते हैं। 1.3 लाख वर्क साइट्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन केवल 50.19% वर्क साइट्स पे NMMS ऐप का इस्तेमाल किया गया। अगस्त में नंबर 48.31% था उत्तर प्रदेश में, सितंबर में 50.19%। वेस्ट बंगाल की तो और ही बुरे हालत हैं। वेस्ट बंगाल की सरकार के ऊपर तो केंद्र की सरकार सीधे सीधे इल्जाम लगाती है कि अकाउंटेबल है ही नहीं, ये मनरेगा के पैसों को घपलेबाजी करते हैं। 7,000 करोड़ की मनरेगा की पेमेंट वेस्ट बंगाल की केंद्र की सरकार ने रोक रखी है। सितंबर में NMMS का यूजेज वेस्ट बंगाल में केवल 25.8% था। जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए तो वहां तो और बुरे हालात हैं। जम्मू एंड कश्मीर में तो अक्सर कर स्टेट स्पॉन्सर्ड इंटरनेट ब्लॉकेज लगा दिए जाते हैं। तो सितंबर में जम्मू एंड कश्मीर में NMMS का यूजेज 7.9% था, बिहार में 56.26% था, मध्य प्रदेश में 51.36% था। तो ये बड़े बड़े राज्य हैं जहां पे बड़े स्केल पे इस पर्टिकुलर ऐप अटेंडेंस का इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा, अपने आप में बड़ा इशू है। फिर राजस्थान में यूजेज है 86.75%। अभी चलो मान लिया राजस्थान में यूजेज अच्छा है, बट फिर भी 13.25% तो ऐसे हैं ना जो ओवरऑल अपना अटेंडेंस लगा ही नहीं रहे, तो उनकी तो तनख्वाह रुकेगी ना। तो कहीं ना कहीं इस चीज को रिजॉल्व करने की जरूरत है। बिहार में अगर आप देखो तो अगस्त में यूजेज था इस ऐप का 75.15% और सितंबर में यूजेज हो गया 54.26%। तो क्या बिहार में जो सरकार बदली है, क्या वो सरकार अब बीजेपी के साथ कॉलिशन में नहीं रही, इसलिए NMMS के ऐप की यूजेज को कम हो रही है? कहीं यहाँ पॉलिटिक्स तो नहीं खेली जा रही? ये भी अपने आप में बड़ी बात है। एक और इशू है, अगर कोई वर्कर NMMS ऐप में अपनी हाजिरी नहीं लगा पाता, क्योंकि उसने काम तो दिन भर किया है, तो अपने दिन भर के काम के मेहनतानों को पाने के लिए उसको DM ऑफिस जाना पड़ेगा। अब क्या इन वर्करों के पास इतना काम है कि DM ऑफिस जाए? DM ऑफिस सुबह से शाम खुलता है, सुबह से शाम DM ऑफिस में जाके हाजिरी लगाने से एक दिन की दिहाड़ी चली जाएगी। ये वर्कर सोचेगा कि एक दिन की दिहाड़ी लेने से अच्छा है मैं दूसरे दिन कहीं और काम कर लूं, उसका पैसा बन जाएगा। कौन DM ऑफिस भागता फिरेगा? तो एक प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है इन वर्कर्स के लिए कि हर जगह भागते फिरें। फिर भाई आ जाते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज पे। हालांकि इस न्यूज को मैंने कल बहुत डिटेल में कवर किया था। 3 लोग मर गए जो की रशियन सप्लाई रूट है, जो क्रीमिया ब्रिज है, वो ब्लास्ट हो गया कर्च स्ट्रेट के ऊपर। ये बॉम्बिंग तब हुई जब पुतिन को 70 साल का हुए एक दिन हुए थे। अपने आप में एक ह्यूमिलेटिंग ब्लो है। सबको पता है यूक्रेनियन रेबल्स ने काम किया है, बट यूक्रेन के जो आला मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को क्लेम नहीं किया। रशिया की नेशनल एंटी टेररिज्म कमेटी ने क्या बोला है कि एक ट्रक डॉम फटा है, जिससे जो ब्रिज के 2 सेक्शन उसमें से एक सेक्शन डिस्ट्रॉय हो गया। कर्च स्ट्रेट के ऊपर एक क्रीमिया ब्रिज है, 19 किलोमीटर लंबा है, $3.7 बिलियन की खर्चे पे बना था। 2018 में आप कह सकते हो कि ओवरऑल इसको इनॉग्रेट किया गया। सी ऑफ एजोव को ब्लैक सी के साथ जोड़ता है कर्च स्ट्रेट, और कर्च स्ट्रेट के ऊपर बना है ये क्रीमियन ब्रिज। 3.7 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट था। क्रीमिया के ऊपर मॉस्को के क्लेम्स को कंसोलिडेट करने के लिए बिल बनाया गया था। 2014 में यूक्रेन के क्रीमियन पेनिनसुला के ऊपर रशिया ने कब्जा कर लिया था। तो अब ओवरऑल यूक्रेनियन रेबल्स को ऐसा लगता है कि अगर इस ब्रिज को इनऑपरेबल कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो क्रीमिया के ऊपर जो कंट्रोल है रशिया का वो कमजोर पड़ जाएगा। बहुत हद तक ये बात बिल्कुल सही है। हालांकि मैं बता दूं कि एक लैंड रूट भी यहाँ पे रशिया क्रीमिया तक बना रहा है, जिसके बारे में मैंने कल डिटेल में आपको बताया था। रशिया की नेशनल एंटी टेररिज्म कमेटी ने बोला है कि एक्सप्लोजन हुआ है, हम इसको तुरंत प्रायोरिटी बेसिस पे ब्रिज को रीबिल्ड करेंगे। यूक्रेन ने सीधे सीधे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, लेकिन जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के, उन्होंने बोला है कि भाई ये तो देखो होना ही है, मॉस्को क्रीमिया को टेक ओवर करेगा तो क्रीमिया में जो नेशनलिस्टिक लोग हैं वो तो काउंटर अटैक करेंगे ही करेंगे, और आगे ऐसे अटैक और बढ़ेंगे। मतलब सीधे सीधे यूक्रेन क्लेम नहीं कर रहा है इस पर्टिकुलर अटैक को, क्योंकि यूक्रेन की इंटरनेशनल स्टैंडिंग गिरेगी, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यूक्रेन इनडायरेक्टली बोल भी रहा है कि रशिया ने अगर अपने इलीगल ऑक्यूपेशन को बंद नहीं किया तो इस प्रकार के अटैक लगातार होते रहेंगे। तो अपने आप में चीज़ें संभलती नजर नहीं आ रही और बिगड़ती नजर आ रही। इसके ऊपर जो मैंने कल वीडियो बनाई थी वो ये है, आप जाके देख सकते हैं। यूक्रेनियंस डिस्ट्रॉयड क्रीमियन ब्रिज टू कट ऑफ क्रीमिया फॉर रशिया। यूक्रेनियंस के लिए नेशनलिज्म है, लेकिन रशियंस के लिए टेररिज्म है। अगर आप देखो तो ये आपको क्रीमिया नजर आ रहा है, क्रीमिया और रशियन मेनलैंड के बीच में यहाँ पे कहीं पे है ये ब्रिज, सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को जोड़ता हुआ। पहले क्या था कि खेरसोन, ज़ेपोरिजिया, डोनेट्स और लुहांस्क ये पूरा यूक्रेन के पास था। डोनेट्स और लुहांस्क का एक बड़ा इलाका रशियन रेबल्स ने कैप्चर कर रखा था, लेकिन ऑलमोस्ट पूरा लुहांस्क और डोनेट्स रशिया के पास आ गया है। ज़ेपोरिजिया और खेरसोन का बड़ा इलाका रशिया के पास आ गया है।
एक लैंड कॉरिडोर भी यहाँ पे रशिया ने बना दिया है क्रीमिया तक, लेकिन मेन सप्लाईज रशिया की क्रीमिया में इस पर्टिकुलर क्रीमियन ब्रिज से जाती थी, जिसको डिस्ट्रॉय करने की तो कोशिश की थी यूक्रेनियन रेबल्स ने। ये कर्च आपको नजर आ रहा है, कर्च स्ट्रेट। ये कर्च स्ट्रेट इस तरफ सी ऑफ एजोव है, नीचे की तरफ ब्लैक सी है, और ये 19 किलोमीटर लंबा ब्रिज है जो कि रशियन मेनलैंड से क्रीमियन पेनिनसुला को जोड़ता है। फिर आ जाते हैं भाई आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेक्चर पे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पहली न्यूज, चंद्रयान 2 गॉजेस सोडियम कंटेंट ऑन मून सरफेस। चंद्रयान 2 के बारे में बेसिक इन्फो आई होप आपको पता होगी। चंद्रयान के बाद ये दूसरा लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था। इसमें एक लूनर ऑर्बिटर है जो कि मून के चारों तरफ घूमता रहेगा, एक विक्रम लैंडर है, एक प्रज्ञान लूनर रोवर है जो कि मून की सरफेस पे चल के ओवरऑल मून की सरफेस को प्रोड्यूस करेगा, स्टडी करेगा। अब देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में बैठे साइंटिस्ट ने मैप किया है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम ऑन मून सरफेस। मून की सरफेस पे कितना सोडियम है, इसके ऊपर इंडिया रिसर्च कर रहा है। इसके लिए क्लास इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया। चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का, ठीक है ना भाई। इस ये सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू क्या किया जा रहा है, ग्लोबल स्केल मेजरमेंट ऑफ सोडियम ऑन द लूनर सरफेस यूजिंग एक्सरे फ्लोरेसेंट स्पेक्ट्रा। एक्सरे फ्लोरेसेंट स्पेक्ट्रा को इस्तेमाल करके लूनर सरफेस यानी मून की सरफेस पे सोडियम के लेवल्स को मेजर किया जा रहा है। ये जो एक्सरे फ्लोरेसेंस है ये क्या है, ये कंपोजिशन ऑफ मटेरियल्स पता करता है नॉन डिस्ट्रक्टिव मैनर, मतलब बिना किसी चीज को तोड़े काटे फोड़े ओवरऑल उससे जो रेडिएशन एमिट हो रहे हैं उनकी इंटेंसिटी को स्टडी करके ये पता कराया जाता है कि एक्चुअली में उस पर्टिकुलर मटेरियल का कंपोजिशन क्या। अब क्या होता है कि सूरज से जो सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं उसमें बहुत सारी एक्सरे रेडिएशन होती है, वो एक्सरे रेडिएशन मून पे गिरती है और एक्सरे फ्लोरेसेंस प्रोसेस होता है। अब रेडिएशन मून की सरफेस पे गिरी, कुछ रेडिएशन रिवर्ट बैक हुई, रिफ्लेक्ट हुई, तो जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस हैं उनको स्टडी करता है ओवरऑल ये प्रोसेस जिसको आप बोलते हो एक्सरे फ्लोरेसेंस, और उनको स्टडी करके, क्योंकि देखिए जो एनर्जी गिर रही है मून की सरफेस पे उसको स्टडी किया और जो रिफ्लेक्ट हो रही मून की सरफेस से उसको स्टडी किया, तो इससे पता चलेगा कि मून की सरफेस पे एक्चुअली है क्या, किस प्रकार की एनर्जी मून की सरफेस से एमिट हो रही है। तो ये जो क्लास मेजरमेंट कर रहा है ये बेसिकली उन एक्सरे फोटॉन्स को मेजर करता है जो कि मून की सरफेस से वापस आ रहे हैं, उनकी एनर्जी को भांपता है। समझ गए? द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स इंडिकेट द एटम। अगर मून की सरफेस से कोई रे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही तो उसके फोटोन में जो एनर्जी होगी वो इस बात का आइडिया दे देगा कि एक्चुअली में मून की सरफेस पे ऐसा क्या था कि इस पर्टिकुलर लेवल ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अगर आप देखो तो मून की सरफेस पे अगर सोडियम एटम्स हैं तो वो एक्सरे फोटॉन्स ऑफ 1.04 केईवी की एनर्जी का फोटोन एमिट करेंगे। तो एक्सरे फ्लोरेसेंस के थ्रू किस इंटेंसिटी की लाइट मून की सरफेस पे पड़ रही है और किस इंटेंसिटी की एमिट हो रही है, इसको एक्सरे फ्लोरेसेंस से स्टडी करके यह पता लगाया जा रहा है कि मून की फ्लोर का कंपोजिशन क्या है। इस एक्सरे फ्लोरेसेंस से जितने वोलेटाइल्स अमाउंट के सब्सटेंस वेपोराइज हो जाते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम वेपोराइज हो रहा है, फास्फोरस वेपोराइज हो रहा है, तो ये जो वेपोराइजेशन है ये ओवरऑल जो एमिटेड रेडिएशंस हैं थ्रू द मून सरफेस उनको एसेस करवाता है। और यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं जो कि इसरो ने डिप्लॉय कर रखे हैं वो इस पर्टिकुलर फ्लोरेसेंस को मेजर करते हैं। जो भी वहां पे एटमॉस्फेयर है उसको मेजर कर, वैसे तो एटमॉस्फेयर कुछ है नहीं, बट सोडियम और फास्फोरस के वेपोराइजेशन रेट से उनके स्पेसिफिक कंपोजिशन को मून की सरफेस पे चेक किया जा रहा है इसरो के द्वारा। ये काम कौन कर रहा है? तो स्पेस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप ऑफ इसरो यूआर राव सैटेलाइट सेंटर में पूरा का पूरा काम हो रहा है। फिर अगली न्यूज जीएस पेपर थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्ली वार्निंग फॉर हीट वेव सीज ह्यूज इंप्रूवमेंट। देखिए, एडेप्टेशन ऑफ हीट वेव्स कैन बी इफेक्टिव टू मिनिमाइज द नेगेटिव इंपैक्ट्स by developing a comprehensive heat response plan that includes early warning। देखिए, क्या आगे आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग के चलते हीट वेव्स तो बढ़ने वाली हैं, तो क्या हम तैयार हैं इन हीट वेव्स से लड़ने के लिए? क्या इंडिया इज रेडी? देखा जाए तो इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्ग नेशनल फ्रेमवर्क है हीट एक्शन प्लान का, जिसमें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, लोकल बॉडीज, ये सब इन्वॉल्व है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को प्ले में रखा गया है हीट एक्शन प्लान के रिस्पेक्ट में कि आगे आने वाले समय में जो हीट वेव्स आने वाली उनके बारे में हमें पहले पता चल जाए। हीट वेव्स किस वजह से आती हैं? इसके लिए डाइवर्स ज्योग्राफिकल फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल, हाई प्रेशर एरिया बनते हैं, अपर ट्रोपोस्फेरिक जेट स्ट्रीम्स बनती हैं, फिर इंडियन ओशन डाइपोल हो गया, एल नीनो सादर्न ऑसिलेशन हो गया, ला नीना हो गया, ये सब फैक्टर्स कहीं ना कहीं हीट वेव्स को इंपैक्ट करते हैं।
डाइवर्स ज्योग्राफिकल फिनोमेना हीट वेव्स को इंपैक्ट करता है। तो अगर इंडिया को अपना हीट वेव प्रोडक्शन स्ट्रांग करना है तो ये सारे डाइवर्स ज्योग्राफिकल फिनोमेना को स्टडी करने का जो इनका जो इंपैक्ट की जो पर्टिकुलर एनालिसिस स्टडी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है भाई। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो नेशनल मॉनसून मिशन के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने स्टैब्लिश किया है एडवांस प्रोडक्शन सिस्टम फॉर अर्ली वार्निंग ऑफ हीट वेव्स। अभी के लिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास कैपेबिलिटी है टू प्रोडिक्ट द जेनेसिस, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ हीट वेव इवेंट्स विद रीजनेबल एक्यूरेसी अप टू 4-5 डेज इन एडवांस। तो शॉर्ट टर्म में 4 से 5 दिन के नोटिस पे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई हीट वेव किस इंटेंसिटी की किस जगह पे आएगी। और जब इन हीट वेव्स को प्रिडिक्ट किया जाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को दे दी जाती है। अभी अगर आप देखो तो एक रीसेंट स्टडी पब्लिश हुई है इन द साइंटिफिक रिपोर्ट्स बाय द साइंटिस्ट एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी पुणे, जिसने ये बोला है कि हम हीट वेव्स को 2 हफ्ते एडवांस में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कुछ हद तक। फिर अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज ने अपना एक एक्सटेंडेड रेंज प्रिडिक्शन सिस्टम बना रखा है। एक इनसेम्बल मेथड है। 4 एटमॉस्फेरिक जनरल सर्कुलेशन मॉडल्स को यहाँ पे मैप किया जाता है और इस मैपिंग के आधार पर फोरकास्ट किए जाते हैं। एक और स्टडी पब्लिश हुई है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्लाइमेटोलॉजी ऑफ द रॉयल मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी में पिछले महीने, जिसमें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईआईटी मद्रास और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने यह डॉक्यूमेंट किया है कि इंडिया एक सीजन एडवांस में हीट वेव्स को प्रेडिक्ट कर सकता है। अब यह प्रेडिक्शन कैसे होगा? देखिए 2 हफ्ते पहले प्रेडिक्शन किया, 4 से 5 दिन पहले प्रेडिक्शन किया, तो वो बहुत हद तक लोकल जियोलॉजिकल ज्योग्राफिकल फिनोमेना और उस साल जो एल नीनो और जो भी दुनिया भर के पैसिफिक टेम्परेचर्स हैं, अटलांटिक टेम्परेचर्स हैं, उनको स्टडी करके एक एस्टिमेशन किया गया। ठीक है, लेकिन एक पूरा का पूरा सीजन एडवांस में, पूरे साल एडवांस में आप प्रोडक्शन कैसे करोगे? तो इसके लिए क्या है कि पिछले 37 साल का डाटा 1981 से लेकर 2017 तक का जो डाटा है फ्रॉम द मॉनसून मिशन कपल्ड क्लाइमेट फोरकास्ट मॉडल को यहाँ पे कंपाइल किया जाता है। इस पर्टिकुलर डाटा में कितनी फ्रीक्वेंसी में हीट वेव्स आए, कितने ड्यूरेशन के लिए हीट वेव्स आए, इसको प्रिडिक्ट किया जाता है। और ज्यादातर इंडिया में हीट वेव्स अप्रैल से जून के महीने में आते हैं, क्योंकि इसी समय पे गर्मी सबसे भयंकर होती है। तो अप्रैल से जून के महीने में पिछले 37 सालों में 1981 से लेकर 2017 तक, और अब तो 2022 का भी मॉडल कंपाइल हो गया होगा, सबको स्टडी किया जाता है कि कौन से इलाके में किस इंटेंसिटी से कितनी देर के लिए हीट वेव आई। और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन मॉडलिंग को डिप्लॉय करके एस्टिमेट किया जाता है कि अब इस साल कितनी देर के लिए आएगी। और उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम में एल नीनो, ला नीना, एनसो, इंडियन ओशन डाइपोल सबके डाटा को घुसेड़ दिया जाता है। तो आपके पास एक हाईली लाइकली प्रिडिक्शन मॉडल सामने निकल के आ जाता है, जो कि ये बता सकता है कि हीट वेव्स किस प्रोडक्शन के साथ आएगी। और बहुत सारे केसेस में जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट होता है। 100% एक्यूरेट तो देखिए कोई चीज़ भी नहीं हो सकती, बट अगर आप उसके नियर अबाउट भी पहुंच पाओ तो कम से कम एडवांस में प्लानिंग तो कर सकते हो अपने आप को बचाने की, हीट वेव्स के साथ लड़ने की। समझ गए बात? तो ये फिर आ जाते हैं एक्सप्लेन्ड हाउ क्लिक केमिस्ट्री मोर एनर्जी एफिशिएंट। यहाँ पे क्लिक केमिस्ट्री की बात हो रही है। ओवरऑल मैंने कल भी इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आपके साथ डिस्कस किया था। इसके लिए 3 लोगों को अभी नोबेल पीस प्राइज मिला है। किस चीज का पीस प्राइज है? तो जैसे कि आप एक एयरक्राफ्ट में बैठे, आपने अपनी सीट बेल्ट को ली और बकल को बांधा और क्लिक से आवाज आई टक से और बकल बंद गई। उसी प्रकार से एक मॉलिक्यूलर एंटिटी को दूसरी मॉलिक्यूलर एंटिटी के साथ जोड़ा और दोनों क्लिक से फट से एक दूसरे के साथ जुड़ गए, इसको आप बोलते हो क्लिक केमिस्ट्री। एक्चुअली में ये इतना आसान नहीं होता, इतनी आसान एफिनिटी नहीं होती अलग अलग मॉलिक्यूल्स की जोड़ने की। बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि नेचुरली दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ते ही नहीं है, रिपेल और करते हैं, उनको अपने आप में जोड़ देना एफिशिएंटली। दिस इज बेसिकली क्लिक केमिस्ट्री। और इसी क्लिक केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज मिला है 2022 में। एक केमिस्ट का काम केवल ये नहीं होता है कि वो नए मॉलिक्यूल्स बनाए, नए मॉलिक्यूल्स को बना के जरूरत के हिसाब से उन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करा पाना। तो एक मॉलिक्यूल M1, एक मॉलिक्यूल M2, एक मॉलिक्यूल M3, M4, M5, ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स मान लो किसी केमिस्ट ने बना दिए। अब इन मॉलिक्यूल्स का एक कॉन्फ़िगरेशन में एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करना एक जगह पे, वो भी बहुत जरूरी है। तो इनको आपस में जोड़ देना, इसको यहां पे बोला जा रहा है क्लिक केमिस्ट्री। यहां पे कुछ पास्ट एग्जांपल्स दिए गए, जैसे फॉर एग्जांपल एक जर्मन केमिस्ट थे फ्रिट्ज फेबर। इन्होंने अमोनिया का कोड क्रैक किया। अमोनिया में होती है नाइट्रोजन, NH3 होता है अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? नाइट्रोजन
की जरूरत है प्लांट्स को, और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में अबेंडेंट था। फिर भी नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में लेके आना ये अपने आप में साइंटिस्ट के सामने एक बहुत लंबे समय तक चैलेंज रहा है। इस चैलेंज को ओवरकम किया जर्मन केमिस्ट फ्रिट्ज फेबर ने अमोनिया का कोड बना के। तो अमोनिया NH3 ये बन गया। आपको यहाँ पे आपको NH3 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी, सॉरी ये तो N3 है, ठीक है ना, इसकी बात नहीं करो, ये एजाइड और अल्काइन है, सॉरी तो दूसरी तरफ चला गया। NH3 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। NH3 किसके लिए यूज होता है? प्लांट सिंथेसाइज कर सकते हैं नाइट्रोजन को NH3 से। कार्ल बॉक्स ने अमोनिया को मैसिव अमाउंट्स में बनाने का फॉर्मूला बनाया। इसके लिए बनाया गया हेबर बॉश प्रोसेस। अब हेबर बॉश प्रोसेस से आज भी अमोनिया बनाया जाता है, और अमोनिया फर्टिलाइजर बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट एक प्रॉब्लम है, अभी का जो अमोनिया बनाने का प्रोसेस है वो काफी पॉल्यूटिंग प्रोसेस है। आप अमोनिया से चीप फर्टिलाइजर तो बना सकते हो, लेकिन वो फर्टिलाइजर बनाने की जो प्रक्रिया है, जो अमोनिया बनाने की प्रक्रिया है, वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटिंग है। तो अब फोकस इस चीज पे आ रहा है कि ग्रीन अमोनिया बनाओ। मतलब अमोनिया बनेगी, वो फर्टिलाइजर में इस्तेमाल भी होगी, ओवरऑल प्लांट्स को फायदा भी पहुंचाएगी, बट अमोनिया को बनाने में कोई टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स नहीं निकलेंगे, वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करेगी। तो अमोनिया बेसिकली केमिकल है विच इज यूज्ड मेनली इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। जैसे कि यूरिया बनाने में, अमोनियम नाइट्रेट बनाने में अमोनिया को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इन पर्टिकुलर फर्टिलाइजर्स को इंजन चलाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और भी बहुत से इनके इंडस्ट्रियलाइज्ड एप्लीकेशन होते हैं। तो बेसिकली पहला चैलेंज क्या था? अमोनिया बनाना, ठीक है ना। वो अमोनिया जब बना तो बहुत पॉल्यूटिंग था। आज की डेट में चैलेंज क्या है? ग्रीन अमोनिया बनाना। तो मतलब आपको आज की डेट में इन्वायरमेंट एफिशिएंट प्रोडक्ट्स बनाने जो कि टॉक्सिक बायो प्रोडक्ट्स ना छोड़े, और इस प्रोसेस में क्लिक केमिस्ट्री बहुत इस्तेमाल कर सकती है। इस प्रोसेस को मास्टर करने की कोशिश शुरुआत की 2001 में शार्पलेस ने। शार्पलेस को इस बार दूसरा नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में। 2001 में उनको पहला नोबेल प्राइज मिल चुका था। उसके बाद इन्होंने केमिकल्स को सिंथेसाइज करना एक एफिशिएंट और नॉट वेस्टफुल वे में, बिना टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स के साथ, इसकी शुरुआत कर दी शार्पलेस ने। शार्पलेस ने नेचुरल मॉलिक्यूल्स को मोल्ड करके दूसरे नए नेचुरल मॉलिक्यूल्स के साथ उनको जोड़ के एक नया ही मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश की, कुछ इस प्रकार से जिससे कि वो टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट ना छोड़े, ठीक है। ये कोशिश थी यहां पे किसकी? शार्पलेस की। और अकेले शार्पलेस ये कोशिश नहीं कर रहे थे, शार्पलेस के साथ एक और इंडिविजुअल थे जो इस चीज की कोशिश कर रहे थे। इनका नाम था मेल्डल। यहां पे जो शार्पलेस है, शार्पलेस ने बनाया लीगो ब्लॉक। समझ गए? लीगो ब्लॉक क्या है? ये लीगो ब्लॉक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इन्होंने इकट्ठा किए। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की अपनी अपनी यूटिलिटी। इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कंप्लीट कार्बन फ्रेम है। इन मॉलिक्यूल्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स के साथ एक दूसरे के साथ जोड़ देना, इसको बोलते हैं लीगो ब्लॉक। तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स की अपनी अपनी यूटिलिटी है, और इन अलग अलग मॉलिक्यूल्स को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स के साथ एक दूसरे के साथ जोड़ देना, ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट बने वो स्टेबल भी हो, टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट भी ना छोड़े। ये एक प्रकार की क्लिक केमिस्ट्री इवॉल्व की किसने? शार्पलेस ने। उसी प्रकार से अपनी कोपनहेगन की लेबोरेटरी में मेल्डल ने क्या किया? मेल्डल ने किया कॉपर कैटेलाइज्ड एजाइड एल्काइल साइक्लोएडिशन। एजाइड और एल्कीन्स ये डिफरेंट केमिकल ग्रुप्स हैं, ये एक दूसरे के साथ नेचुरली कंबाइन नहीं करते, बट इनको नेचुरली कंबाइन करवाया किसकी मदद से? कॉपर आयंस की मदद से, और इससे एक स्ट्रक्चर बनाया। इस स्ट्रक्चर को बोला गया ट्रायाजोल, और ये ट्रायाजोल नाम का स्ट्रक्चर आगे आने वाले समय में बहुत सारी दवाइयों में, एग्रीकल्चरल केमिकल्स में इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो दोनों थेसिस है ये पैरेलली कर रहे थे। एक शार्पलेस कर रहे थे, एक मेल्डल कर रहे थे, और दोनों पैरेलली कर रहे थे और एक ही प्रकार की चीज कर रहे थे अलग अलग तरीके से। तो इसी के लिए इन दोनों को यहां पे ओवरऑल ये नोबेल प्राइज दिया गया केमिस्ट्री में। तीसरा इंडिविजुअल कौन था? उसका नाम यहां पे नहीं लिखा, नीचे लिख के बताओ। तो फार्मास्यूटिकल्स में, डाइज में, एग्रीकल्चरल केमिकल्स में जब एजाइड और एल्काइंस रिएक्ट करेंगे तो ट्रायाजोल बनाएंगे। ट्रायाजोल नेचुरली स्टेबल होंगे, केमिकली स्टेबल होंगे, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल केसेस में अगर बिना कॉपर आयंस के साथ इनका रिएक्शन करवाओगे तो बाई प्रोडक्ट्स, अनवांटेड बाई प्रोडक्ट्स आएंगे, बट कॉपर आयंस ओवरऑल इनके मतलब इंटरनल नेचर को स्टेबल रखते हैं, जिसकी वजह से कोई टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा और एक यूजफुल कंपाउंड एंड में हमें बना हुआ नजर आएगा। इससे पहले भी बहुत बार ट्रायोजोल्स बनाने की कोशिश की गई थी, बट वो कोशिश इनएफिशिएंट थी और उसमें बहुत सारे अनडिजायरेबल बाई प्रोडक्ट्स बन गए। लेकिन कॉपर आयंस को इंट्रोड्यूस करने के बाद एजाइड एल्काइन का जो
मिक्स्ड प्रोडक्ट बना ट्रायोजोल, ये अपने आप में बहुत इफेक्टिव था। आप कह सकते हो कि केमिस्ट्री की इस पर्टिकुलर खोज ने आगे आने वाले समय ने ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ कर दिया। समझ गए? तो ये बात है। और इसको सिर्फ दवाई बनाने में नहीं, वेराइड फील्ड्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर, जगहों पे बहुत जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर अगला जीएस पेपर थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डस पैलियोजेनोमिक्स एक्सप्लेन अवर ओरिजिन। इस बार का नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी दिया गया स्वांते पैबो को, स्वीडिश जेनेटिस्ट हैं, पैलियोजेनोमिक्स के फील्ड में। एंशिएंट होमोनिन्स की इन्होंने स्टडी की। होमोनिन्स क्या है यहाँ पे? तो देखिए, होमोनिन्स a primate of a taxonomic tribe which comprises those species regarded as human। बेसिकली ह्यूमंस जैसी जो भी स्पेशीज है अलग अलग प्रकार की, इसको आप होमिनिन बोलते हो। निएंडरथल एक हो गई, डेवोनिन एक हो गई, दोनों की बात यहां पे होगी। तो यहां पे क्या हुआ? पाबो का काम क्या था? पाबो को फिजियोलॉजी में अगर नोबेल प्राइज मिला है तो क्या किया इन्होंने? डीएनए की मदद से ह्यूमंस का जेनेटिक ब्लूप्रिंट तैयार करना और ये देखना कि क्या ह्यूमंस में किसी और स्पेशी का भी डीएनए मिलता है। तो जी हां, निएंडरथल नाम की एक स्पेशी, निएंडरथल को यहां पे एक अलग प्रकार की स्पेशी की तरह दिखा रहे हैं। कौन? आपके स्वांतो पाबो। जबकि निएंडरथल्स के बाद जो ह्यूमंस आए, ह्यूमंस को निएंडरथल का ही एक एवोल्यूशन माना जाता है। तो 1 से 4% लोग जो यूरोप और एशिया में रहते हैं, यूरोपियन और एशियन एंसेस्ट्री के हैं, ऐसा बताया जाता है कि उनके अंदर निएंडरथल के डीएनए पाए गए। मतलब जिस समय पे निएंडरथल्स एक्टिव थे उसी समय पे ह्यूमन बींग्स भी एक्टिव थे और दोनों के बीच में इंटरब्रीडिंग हुई है। फिर पाबू ने यह भी बताया है कि 40,000 साल पुरानी एक फिंगर बोन जो कि साइबेरियन कैव से मिली है, वहां पे जो डीएनए पाया गया है वो डेनिसोवा नाम की एक अलग स्पेशी का है। और ये जो डेनिसोवा नाम की अलग स्पेशी थी, इसने भी इंटरब्रीडिंग की है। किसके साथ? ह्यूमन बींग्स के साथ। ये जो पाबो है ये बहुत लंबे समय से एक्टिव है। पाबो ने क्या किया था कि बहुत साल पहले एक 2500 साल पुरानी इजिप्शियन ममी से एक डीएनए निकाला था और उस डीएनए के बेसिस पे कुछ खोज की थी। उसके लिए इनको एक्कोलेट्स भी मिले थे। बाद में उन्होंने खुद ही बोल दिया कि वो जो डीएनए था वो कंटामिनेटेड था। क्या होता है कि जो बहुत पुराने फॉसिल्स होते हैं ना, उन फॉसिल्स के ऊपर बहुत सारे लोग हाथ रख चुके होते हैं, बहुत सारे लोग उसमें रिसर्च कर चुके होते हैं, तो काफी कंटामिनेशन हो चुका होता है। तो उस कंटामिनेशन को अलग करके एक यूनिक स्टडी और इनोवेटिव स्टडी को बाहर निकाल पाना ये काफी चैलेंजिंग होता है और पाबोस में इन्वॉल्व है। डीएनए की बात की जाए तो डीएनए सेल के अंदर न्यूक्लियस में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल जेनोम को अगर आप स्टडी करते हो तो वो अपने आप में ज्यादा रिलायबल हो सकता है। अगर आप देखो तो 1990 में ही एक सीक्वेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फ्रॉम अ 40,000 ईयर ओल्ड पीस ऑफ बोन को आप कह लो सीक्वेंस किया था पाबो ने। देखो तो निएंडरथल जेनोम सीक्वेंस को 2010 में पाबो ने तैयार किया। जो पहला ह्यूमन जेनोम सीक्वेंस था वो 2003 में तैयार हुआ। उसके 7 साल बाद ही पाबो ने यहाँ पे एक निएंडरथल जेनोम सीक्वेंस को 2010 में तैयार कर दिया। मतलब अपने आप में पाबो इस पर्टिकुलर एंशिएंट स्पेशी की खोज में बहुत तेज रहे हैं। निएंडरथल स्पेशी और ह्यूमन बीइंग स्पेशी, इन दोनों का जो कॉमन एंसेस्टर है, ऐसा बताया जाता है कि वो एग्जिस्ट करता था लगभग 8 लाख साल पहले। अब तो खैर ओवरऑल सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही बचे हैं, निएंडरथल और डेनिसोवा सब खत्म हो चुके हैं। ये बताया जा रहा है कि अफ्रीका में जो लोग पाए जाते हैं उनके अंदर निएंडरथल डीएनए नहीं है, लेकिन जो यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं वहां पे 1 से 4% लोगों में है। सिमिलरली यहां पे डेनिसोवा की अगर बात की जाए तो साउथ ईस्ट एशिया में जो लोग रहते हैं उसमें 6% जो ह्यूमन जेनोम्स हैं वो एक्चुअली डेनिसोमियन एंसेस्ट्री के हैं। मतलब अलग अलग दुनिया के रीजन्स में जो अलग अलग लोग रह रहे हैं वहां पे जिस जिस प्रकार के डीएनए पाए जा रहे हैं उनके बेसिस पे यहाँ पे पाबो बता रहे हैं कि किसके अंदर निएंडरथल का डीएनए है, किसके अंदर डेवोनियन डीएनए है। फिर कुछ और बातें बताई जा रही। हरियाणा के राखी गरी से जो स्केलेटन्स को एक्सट्रैक्ट किया गया, उनके आप कह लो डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया। तो जो हड़प्पा में ओवरऑल फॉसिल्स मिले हैं वहां पे जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया उनसे पता चला कि भाई सेंट्रल एशियन और ईरानियन डीएनए तो है ही नहीं। तो जब सेंट्रल एशियन ईरानियन डीएनए नहीं है तो क्या फिर आर्यन माइग्रेशन थ्योरी गलत है? इस बात के ऊपर भी यहां पे सवाल उठ गया। प्लस इन डीएनए के मिलने से दोस्तों बीमारियों का भी कनेक्शन बताया जा रहा है। अगर किसी के अंदर निएंडरथल डीएनए है तो हो सकता है उसको ऑटो इम्यून डिजीज हो जाए, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस हैं, प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस हैं। अगर किसी के पास निएंडरथल डीएनए है तो कोविड-19 के बाद उसको रेस्पिरेटरी डिजीजेस ज्यादा सीवियरिटी से होने के चांसेस हैं। और ये चीज 50% साउथ एशियंस और 16% यूरोपियंस के अंदर देखी गई। तो ओवरऑल इन निएंडरथल डीएनए से बीमारी भी हो रही है, ये भी यहां पे पता चल रहा है। फिर भाई
ऑस्ट्रेलिया ने एक नया गोल सेट किया है वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन को हटाने के लिए। 30% ऑफ इस लैंड मास 2030 तक ये लोग कंजर्व करेंगे। 1900 ऑस्ट्रेलियन स्पेशीज है, इसको बचाएंगे। ये सब बातें यहाँ पे की गई हैं। फिर इंडिया की एक कंपनी है गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड। ये हाइड्रोजीन हाइड्रेट बनाएगी। ये एक लिक्विड इंडस्ट्रियल मटेरियल है जो कि इंडिया इंपोर्ट करता है। 17,000 टन अगर ये पर्टिकुलर कंपनी इस मटेरियल को बनाती है तो 60% तक इसका इंपोर्ट इंडिया कम कर सकता है। मोदी जी ने खुद इस कंपनी का इनॉग्रेशन किया।